तब तक वो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को राजा बनने के गुण सिखाएंगे कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है। फिजिक्स तुम्हें बेईमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। इनको जहां टिकट मिलने की उम्मीद दिखती है, ये उसी नेता की तारीफ करना चालू कर देते हैं। वो एक नंबर के मौका परस्त इंसान है। जो लोग इनके ऊपर मीम्स बनाते हैं, उनको ये बड़ी प्यारी सी धमकी देते हैं, और इनके कुछ ऐसे ही बगलोली वाले वीडियोस की वजह से ये सोशल मीडिया पर फेमस हो गए। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ठुकरा जाने के बाद अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कहने को अवध ओझा एक टीचर हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। अब वो कितना पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये उनके स्टूडेंट से ही सुनिए। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। अवध ओझा सर? यस। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं। यूपीएससी फ्रेटर्निटी जो भी है उसमें अवध ओझा सर का इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में इनसे साक्षी मलिक के बारे में कुछ पूछा गया, तो देखिए इन्होंने क्या कहा। साक्षी मलिक ये कौन है? इनका एक YouTube चैनल भी है, और इनके चैनल पर आपको जो वीडियोस मिलेंगे उसमें एजुकेशन तो आपको ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगा। बाकी दुनिया भर की बगलोली इनके वीडियोस में आपको मिल जाएगी। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और इनके कुछ ऐसे ही बगलोली वाले वीडियोस की वजह से ये सोशल मीडिया पर फेमस हो गए। तो सोशल मीडिया पर थोड़ा फेमस होने के बाद इनको लगने लगा कि ये तो बहुत बड़े स्टार बन गए। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मांगेंगे और वो पार्टी इनको तुरंत टिकट दे देगी। तो इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। जब इन्होंने देखा कि बीजेपी में इनकी दाल नहीं गल रही है, तब इन्होंने कांग्रेस में अपनी जुगाड़ लगानी चालू, लेकिन कांग्रेस ने भी इनको भाव नहीं दिया। 24 में मैं टिकट मांग ही रहा था। कहाँ से? प्रयागराज। बीजेपी से? बीजेपी से। फिर बीजेपी से मांग रहा था, फिर उन्होंने कहा ठीक है विचार करते हैं, दिया नहीं। फिर मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से दे। जब वहां से लगा कि नहीं होगा तो मैंने कहा मुझे अमेठी से टिकट दे। तो शुरुआत में तो लोग तैयार थे, फिर 2 दिन बाद पता नहीं जो भी हुआ। अच्छा, मतलब बीजेपी कांग्रेस आप कहीं से भी तैयार लगे? बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। दोस्तों, अक्सर कर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे थोड़ा फेमस हो जाता है तो उसको लगता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। इजाज खान भी इसका एक उदाहरण है। उनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन जब वो चुनाव में खड़े हुए तब उनको वोट कितने मिले? वैसे देखा जाए तो अवध ओझा सोशल मीडिया के लिए एक मीम्स मटेरियल है। इन पर मीम्स बनते हैं जिनको देख करके पब्लिक 2 मिनट के लिए खुश हो जाती है। अगर आप इनके वीडियो गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। ये बहुत पावरफुल है। जो लोग इनके ऊपर मीम्स बनाते हैं, उनको ये बड़ी प्यारी सी धमकी देते हैं। जितने लोग बना रहे हैं उसमें से पहली बार जो सामने पड़ जाएगा तो भारत रत्न तो जरूर दिलवाएंगे। अब ये अवध ओझा अपने वीडियोस में ऐसे बताते हैं कि जैसे भारत की राष्ट्रपति इनके इशारे पर चलती हैं। ये जिसको बोलेंगे वो उनको भारत रत्न दे देंगी, और भारत के राष्ट्रपति से भारत रत्न दिलवाकर उस शॉल वॉल उड़वाकर तभी भेजेंगे। वैसे सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग इस तरह की कब्बाजी करते रहते हैं। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। लेकिन अवध ओझा को ये समझना चाहिए कि वो जिस तरह से लोगों को भारत रत्न बांट रहे हैं, कहीं उनको कोई ऐसा सरफिरा ना मिल जाए जो उनको परमवीर चक्र दे दे। अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ही बीजेपी दिल्ली के मनोज तिवारी ने अवध ओझा को देश का दुश्मन बता दिया। देखिए, आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा वो दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और देश का भी सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अब बीजेपी के नेताओं के लिए अपने विरोधी पार्टी के नेता को देश का दुश्मन, देशद्रोही बताना ये बहुत नॉर्मल बात है। कल वही नेता इनकी पार्टी में आ जाएगा तो बिना कहे देशभक्त बन जाएगा। लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अवध ओझा चीज क्या है। ये भाई हैं। अब अवध ओझा के बड़े भाई हैं, छोटे भाई? भाई। क्या नाम है? रमेश ओझा। फोन नहीं उठाते, बात भी नहीं करते? बात नहीं। कैसे भाई हो गए? पैसा क्या समझ उनकी हो गई। मतलब पैसा ही सब कुछ है आज के डेट में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। कि तबीयत भी गड़बड़ रहती है? फालिस मार दिया था। अच्छा, फालिस मार दिया था। तो फोन नहीं करते कभी? हाल चाल मान लो ले ले, कि त्योहार हो या कुछ हो, कि भाई साहब कैसे हैं? हमने कई बार फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। अच्छा, इस बात का मलाल रहता है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल रहता। अवध ओझा धर्म का व्यापार करने वाले फर्जी बाल संत अभिनव अरोड़ा और कथावाचक जया किशोरी को भी डिफेंड करते हैं। बेचारे अभिनव अरोड़ा, छोटा सा बच्चा, उसके पीछे पड़ गए लोग। तो बेचारी जया किशोरी जी हैं, अच्छा कम से कम कुछ भी है, धर्म की बात तो सिखा रही है। इसमें दिक्कत क्या है? अगर जया किशोरी कहती है कि मुझे गृहस्थ बन के रहना है तो उसमें दिक्कत क्या है? बोलिए, अवध ओझा को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसमें दिक्कत क्या है।
ओझा जी, इसमें दिक्कत ये है कि ये लोग धर्म का व्यापार कर रहे हैं, ये दिक्कत है। किसी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो साध्वी बन के रहें या ग्रस्त जीवन में रहें, उनकी जो मर्जी वो करें, लेकिन वो धर्म का व्यापार कर रहे हैं। धर्म के नाम पे वो पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। वैसे एक बात है कि अवध ओझा के बारे में, अवध ओझा से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। वो कभी कहते हैं जीसस क्राइस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब भी मुझे कभी बेचैनी होती है तो मैं जीसस क्राइस्ट की फोटो देखता हूँ। फिर वो ये कहते हैं मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूँ, नो, मैं चंगेज खान का फॉलोअर हूँ। वैसे इनको देखकर नीतीश कुमार की याद आ गई, वो भी इसी तरह पलटी मारते हैं। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। वैसे तो अवध ओझा फॉर्मल तरीके से एक नेता बन गए हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उनकी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। वो एक नंबर के मौका परस्त इंसान है। और मेरे बारे में जो भी आदमी आपको बता रहा हो सब सही है, जो गलत बता रहा, गलत जितनी बात बता रहा वो सब सही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद कबूल किया है कि वो एक नंबर के मौका परस्त इंसान है। उनको जहाँ मौका दिखेगा तो वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। ऐसे सोच वाले इंसान को आप लोग क्या कहेंगे? अब अवध ओझा जैसे लोग जनता को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। उनको लगता है कि ये इतने बड़े सुपरस्टार हैं, किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएंगे, किसी भी सीट से खड़े हो जाएंगे और बम पर वोट लेकर के जीत जाएंगे। और उसका नतीजा क्या होता है? इन्हें कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती है। और जब सौरभ द्विवेदी ने इनसे ये पूछा कि आप दोनों पार्टी से टिकट मांग रहे थे, दोनों पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो एक पूरब है और एक पश्चिम है, आप जिस किसी पार्टी में भी जाते उसकी आइडियोलॉजी को डिफेंड करते, तो ये सब कैसे करते? तब इन्होंने क्या बताया वो देखिए। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता मौकाटेरियन। आज के इस अवसरवादी युग में जहां नेता 1 घंटे में पार्टी बदल रहा है, वहां आप अवध ओझा से क्या उम्मीद लगा रहे हो? अब अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन जरा ये जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में अवध ओझा क्या कहते थे। केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पे बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे? और ये तो नहीं तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है, रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए। अब अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मोदी जी को एक तानाशाह मानती है। वो ये बताती है कि देश में तानाशाह सरकार है, देश के अंदर एक तानाशाह हुकूमत है। उसी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा इस बारे में क्या कहते हैं वो भी देखिए। मोदी को तानाशाह कह रहे हैं। जब सब कुछ बिगड़ गया तो वो ऑपरेशन नहीं करेगा, कीमो नहीं देगा। अब जब मोदी जी कोई कीमो दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कह रहे तानाशाह ही हो गया भैया। वैसे ये खुद बता चुके हैं कि ये एक नंबर के मौका पर इंसान है। इनको जहाँ टिकट मिलने की उम्मीद दिखती है, ये उसी नेता की तारीफ करना चालू कर देते हैं। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब दोस्तों, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अवध ओझा के हिसाब से बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिजिक्स में बेईमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है। अब देखिए, अवध ओझा राजनीति में आए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। उनका मकसद साफ है, उनको बनना है राजा, और राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है वो बखूबी जानते हैं कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है। अब देखिए, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है, तो वो चुनाव भी लड़ेंगे, और वो जनता से किस तरह के वादे करेंगे ये भी देख लीजिए। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। जनता से कहना पड़ेगा कि चुनाव जीत गए तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे बाबू जी, फ्री बिजली ले लो, फ्री दारू। अरे मैं झूठ कह रहा हूँ भैया। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराती है तब उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अवध ओझा का भी पूरा बैकग्राउंड चेक किया होगा, क्योंकि अवध ओझा ने जो भी बातें कही हैं वो सब सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने से पहले उनकी सारी डिटेल्स चेक कर ली होंगी।
और दोनों के विचार काफी मिलते जुलते होंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी में अवध ओझा को शामिल किया। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अवध ओझा के विचार आपस में कितने मिलते हैं ये तो समय के साथ मालूम चलेगा। लेकिन एक बात तय है, अगर कल अवध ओझा को बीजेपी या कांग्रेस से थोड़ा सा भी अच्छा ऑफर मिलता है तो वो 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे पलटी मारने में। लेकिन जब तक वो आम आदमी पार्टी में है तब तक वो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को राजा बनने के गुण सिखाएंगे, क्योंकि उनके पास है कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।